ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास इंग्लिश। और आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाले हैं, जो कि आपके ग्रामर सेक्शन का है, ठीक है ना। 12 मार्क्स का 10th के एग्जाम में। ओके, अब देखोगे कि कौन कौन सा टॉपिक बेसिकली होता है जो कि आपके एग्जाम में कवर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे फिलर, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्टली कोई भी टॉपिक ग्रामर का आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। बट इनडायरेक्टली ये तीन टाइप का टॉपिक बनाया जाता है। जैसे फर्स्ट में आप बात करें तो फिलर, ठीक है ना। फिलर क्या होता है? एक तरीके का पैसेज आपको दिया हुआ होगा, ठीक है ना, और बीच बीच में कहीं ना कहीं पे ब्लैंक होगा, ओके। और उसके लिए आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे और आपको एक ऑप्शन को चूज करके फिल करना होता है सिंपली, ठीक है। सेकंड बात करें तो एडिटिंग एंड ओमिशन की बात करें, ठीक है। एडिटिंग एंड ओमिशन, ओके, कोई भी सेंटेंस में कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, या कोई चीज मिसिंग है, उसको आपको पता लगाना होता है। और थर्ड की बात करें तो अरेंजमेंट, या इसको हम पारा जंबल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्ड्स और फ्रेजेस को अरेंज करना होता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करने के लिए, ठीक है। तो जब ये 4 मार्क्स 3 टॉपिक्स आप कवर करते हो तो आपको ये 12 मार्क्स का ग्रामर सेक्शन बेसिकली कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी एडिटिंग ओमिशन की जगह पे नरेशन भी डाला जाता है, बट ये बहुत कम हो गया है, ठीक है। शायद ही कभी कभी डाल दिया जाता है नरेशन का 4 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे रिलेवेंसी देखो ज्यादा प्रोमिनेंटली तो यही 3 तरीके का कवर किया जाता है, ओके। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले फिलर को, फिर एडिटिंग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की, ठीक है, ताकि आप कम टाइम में सॉल्व कर पाओ, ओके। और अगर एक क्वेश्चन और होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या सर 10th का बेसिकली ग्रामर टॉपिक को कवर करने के लिए, ग्रामर सेक्शन को कवर करने के लिए क्या हमको पूरा का पूरा ग्रामर जितना होता है सारा कवर करना होगा डीपली, ठीक है। तो अगर आप करते हो तब तो अच्छी ही बात है। अगर आप नहीं कर पाए हो, ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ही 12 मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हो। बस आपको कौन कौन सा टॉपिक बेसिक चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो 10th का एक बेसिक नॉलेज, बहुत ही डीप नहीं जाना है, बेसिक अगर आपको पता है ना स्ट्रक्चर आराम से आप कर लेगो, ठीक है। एक वर्ब, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस एंड हल्का फुल्का एक्टिव पैसिव का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव का क्या सेंटेंस होता है और पैसिव का, ये 3 4 5 टॉपिक का अगर आप बेसिक नॉलेज भी है ना तो आप फिलर्स, एडिटिंग, ओमिशन का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो देखिए क्या अप्रोच है। सबसे पहले हम लोग फिलर को सॉल्व करते हैं और फिलर सॉल्व करने की अप्रोच को देखते हैं, ठीक है। तो एक तरीके बताया गया कि जैसे आप एग्जाम में आपके सामने एक फिलर आता, ठीक है, तो आपके पास ये 2 चांसेस है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है, तो आप ओवरऑल पैसेज को आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो, उसके बाद फिलर फिल कर सकते हो। दूसरा है कि आपके पास टाइम नहीं बच रहा, ठीक है ना, आपने ज्यादा टाइम पहले लॉस कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना कि फिलर के पहले वाले वर्ड और बाद वाले वर्ड पे ध्यान दोगे, ठीक है। देखिएगा अप्रोच आप लोग देखोगे, अगर आप पूरा पढ़ने पे भरोसा करते हो तब तो वो अच्छी बात है, बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात है कि आप पूरा पैसेज पढ़ के सॉल्व कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दबाजी में होना, तो आप इस फिलर के पहले वाले वर्ड और बाद वाले वर्ड पे फोकस करोगे सिर्फ, ठीक है। जैसे लिखा गया यहाँ पे वन ऑफ द, ठीक है, और हम लोग साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी कवर करते चलेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ। जैसे लिखा गया वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, और आपके पास ब्लैंक लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स फेसिंग द वर्ल्ड टुडे डैश ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हम पूरा पैसेज को समझा के आपको बताते हैं, ठीक है। और एग्जाम में आपकी अप्रोच बिल्कुल ही कम टाइम में करने की होनी चाहिए, ठीक है। फिर लिखा गया मेनी साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इज हैविंग अ हीटिंग इफेक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हो। एंड दिस डैश बी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ, वी डैश एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड सजेस्ट सम वेज डैश सॉल्विंग इट। देखिए छोटा सा पैसेज आपके पास, इसमें कितने फिलर्स दिए हुए हैं, 5 फिलर्स दिए हुए हैं, और पांचों के लिए आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट फिलर में क्या फिल होगा, वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम्स। चलिए इतना से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे देखोगे इस द की बात करें तो ये अपने आप एक डिटरमाइनर हो गया, ठीक है, डिटरमाइनर ए एंड द की बात करते हो, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ लिखना होगा, डिग्री की बात करेंगे तो आपके पास ऑप्शन में लिखा हुआ है बिगर, बिगेस्ट, बिग एंड मोस्ट बिग, ठीक है। तो आपको डिग्री का थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, सिंपल सा, ठीक है, कि कोई भी वर्ड है आपके पास एडजेक्टिव, तब उसका क्या करते हो, जैसे बिग है तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे आप करते हो ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। और कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें मोर एंड मोस्ट लगा के कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हो, जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा करते हो आप लोग, ठीक है। तो बिग का क्या करोगे, बिगेस्ट होना चाहिए, तो द के बाद एक बहुत ही बहुत ही बोल सकते हो प्रोमिनेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आ सकता है ये चीज। और यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हमारा कवर होता है, ठीक है। एक तो हमारा कि द जब भी डिटरमाइनर यूज किया जाएगा और इसमें आपको कॉम्परेटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए तो ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि इसके बाद जो नाउन यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है सर, प्लूरल। देख रहे हो प्रॉब्लम्स लिखा गया, क्या बोलते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, देखो बहुत ध्यान करो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स
सिंगर्स बोला जाएगा, ना कि सिंगर बोला जाएगा, ठीक है ना। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, समझ रहे हो आप लोग। इसका मतलब हमें समझ में आया कि वन ऑफ द के बाद एक तो पहला कॉन्सेप्ट की सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जा रहा है, और उसके बाद जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो नाउन प्लूरल होगा, ठीक है ना। एक दो कॉन्सेप्ट आप लोग समझे। चलिए, तो यहाँ पे बिगेस्ट हो गया, आगे लिखा गया फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, आज की बात, प्रेजेंट की बात की जा रही है। और थोड़ा सा आप देखते चलोगे कि बात किसकी की जा रही है, प्रेजेंट की बात की जा रही है कि पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर पास्ट की बात की जा रही है तो जितना भी सीक्वेंस होगा बेसिकली पास्ट में ही चलता जाएगा, ठीक है ना। और अगर प्रेजेंट की बात की जाएगी तो सीक्वेंस प्रेजेंट में हम लोग लेकर चलेंगे। तो बताओ, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग प्रेजेंट की इशू है, प्रेजेंट का प्रॉब्लम है। इसका मतलब इसमें भी बात प्रेजेंट का ही किया जा रहा है। तो जब प्रेजेंट का बात किया जा रहा है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी यूज करेंगे वो किसका होना चाहिए, प्रेजेंट का होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आप प्रेजेंट पे देखोगे तो क्या वाज हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं, क्या इज प्रेजेंट में यूज करते हैं। अब देखोगे इज एंड आर, यही दोनों में तो कुछ होना चाहिए, इज एंड आर में होना चाहिए, वाज एंड वर तो पहले ही फिनिश हो गया, ठीक है। तो देखोगे प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग, एक ही प्रॉब्लम की बात की जा रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग इज या ग्लोबल वार्मिंग आर, खुद ही बताओ आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग इज ही बोलोगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। आगे देख रहे हैं, मेनी साइंटिस्ट बिलीव दैट the production of carbon dioxide and other greenhouse gases is having a heating effect on the atmosphere and this, अब यहाँ पे देखो फिर से दिस, फिर ब्लैंक आपके पास लिखा गया दिस बी। इस बी पे ऑब्जर्व करोगे, आपको बहुत एक अप्रोच बताया जा रहा है कि जब भी फीलर फील करोगे जल्दबाजी में ना, तो आप पहले वाला वर्ड और बाद वाला वर्ड देखोगे। तो इस बी की बात करें ना सर, तो इस बी होता क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि बी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होता है, ठीक है। और ये बेसिकली मॉडल्स के पहले, मॉडल्स के बाद लिखा जाता है। अब बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है, कुड भी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुड तो हम लोग पास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो शैल बी, इज बी, आउट भी और इज भी तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, शैल बी। प्रेजेंट में अभी ग्लोबल वार्मिंग का इशू इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स हमें कब देखने में मिलेगा, फ्यूचर में। बिल्कुल ही फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाएगा हमारे आसपास, ऐसा बोलते हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस शैल बी। क्लियर, समझ रहे हो कैसे बना, दिस शैल बी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। हो गया ना। चलिए, वी डैश एग्जामिन। अब देखोगे एग्जामिन अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एग्जामिन तो वर्ब का बेस फॉर्म होगा। अब देखो बेस फॉर्म की अगर हम बात करें, उसके पहले आपके पास ब्लैंक दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या फील होगा, एक मॉडल वर्ब फील होने वाला। और आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, मे, कैन, शुड एंड मस्ट। अब बताइए, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है ना। जब ये सीरियस इशू है तो इसे एग्जामिन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इसेंशियल हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी। तो आप क्या बोलोगे, मस्ट, ठीक है। बी शुड एग्जामिन या बी मस्ट एग्जामिन, ऑब्वियसली क्या बोलोगे, बी मस्ट एग्जामिन, ठीक है। देखो यहाँ पे मॉडल्स का यूज किया जा रहा है वर्ब का, ठीक है। जो जो टॉपिक आपको बताया गया ना, वही सब टॉपिक में से कॉन्सेप्ट्स रिपीट होता रहता है। और मॉडल्स के लिए आप लोगों को बता दें कि 1+ आवर का, ठीक है, एक पार्टिकुलर लेक्चर बना हुआ है जिसमें हम लोगों ने सारे मॉडल्स के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, ठीक है ना। आप चाहो तो उस क्लास को देख सकते हो, तो आपको मॉडल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस सिचुएशन में यूज करते हैं, ठीक है। शुड एंड मस्ट में भी डिफरेंस वहां पे बताया गया था। चलिए, तो आगे एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एंड सजेस्ट सम वेज डैश सॉल्विंग इट। अब आपके पास ऑप्शन में लिखा गया है टू सॉल्विंग इट, फॉर सॉल्विंग इट, ऑफ सॉल्विंग इट या फ्रॉम सॉल्विंग इट। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना आप सीखोगे। क्या कभी टू सॉल्विंग बोल सकते हो, ठीक है। कल भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें बताया गया कि इन्फिनेटिव तो 2 + V1 का फॉर्म होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के पहले आप टू लिखोगे, 2 + V1, है ना। टू वॉक, टू प्ले, ऐसे बनता है। टू सॉल्विंग कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ऑप्शन तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरी बार फ्रॉम सॉल्विंग इट, ये भी कैंसिल हो गया। अब ऑफ सॉल्विंग इट एंड फॉर सॉल्विंग इट क्या होगा, सम बेस ऑफ सॉल्विंग इट। क्या होता है, बेस ऑफ सॉल्विंग इट, बेस ऑफ रिजॉल्विंग इट भी बोलते हो, ठीक है। तो प्रिपोजिशन आपको समझ में आया, बेस ऑफ। देखिए, आपको बता दें कि प्रिपोजिशन की जहां तक बात करें तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रिपोजिशन क्या, अगर पूरे क्वेश्चन की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। अब आप सोचोगे कि 2-3 फिलर हम लोग बना लिए और एग्जाम में आप पूरा स्कोर कर दो, तो थोड़ा मुश्किल होता है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही सारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। देखो, कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, सेम ही बार बार पैटर्न आता है, ठीक है ना। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल सही नहीं कर पाओगे। ओके, तो बस आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। ये फिलर आपको समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन हो गया बिगेस्ट, क्यों, सुपरलेटिव होने की वजह से। प्रेजेंट के लिए इज लिखा गया, फिर शैल बी, ठीक है, और फिर क्या, मस्ट एग्जामिन, और उसके बाद
ऑफ सॉल्विंग इट। ओके, तो ये 5 अप्रोच आप लोग समझ गए कैसे फिलर को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग एडिटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं, एडिटिंग एंड ओमिशन की क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की। ओके, तो एक नजर आप लोग देखोगे फिर प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, अब हम लोग एडिटिंग या ओमिशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए इसे सॉल्व करने की। ठीक है, तो लिखा गया स्पाइडर। देखिए सबसे पहले आपको जब कोई भी गिवन पैसेज या पैराग्राफ आपके पास दिया गया है ना, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वो जो सीक्वेंस है प्रेजेंट में जा रहा है कि पास्ट में, एडिटिंग को सॉल्व करने टाइम। तो ठीक है ना, एडिटिंग के टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि वो सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट में लिखा जा रहा है कि पास्ट में लिखा जा रहा है। ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, दूसरा डिटरमाइनर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको बताया गया था ए और एन के यूज में अगर डिफरेंस की बात करें तो कोई भी फर्स्ट टाइम अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तब तो हम ए का यूज करेंगे, लेकिन अगर सेम नाउन को फिर से रिपीट किया जाएगा तो वो पार्टिकुलर हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, इस वजह से हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे क्या बोलोगे, देयर वॉज अ किंग, द किंग हैड अ डॉटर। देखो क्या बोला गया, देयर वॉज अ किंग, फर्स्ट टाइम उस किंग को इंट्रोड्यूस किया गया तो बोला गया ए किंग, फिर से बोला गया द किंग हैड अ डॉटर, द किंग, फिर से द किंग आ गया। क्यों? क्योंकि उसी नाउन को फिर से रिपीट किया गया। ये बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में आएगा। चलिए तो देखिए सॉल्व करते हैं कैसे, आप लोग साथ में देखोगे। अ स्पाइडर स्पिन अ वेव आउट ऑफ सिल्क दैट, सबसे पहले आपको पूरे पैराग्राफ से गो थ्रू होना है एक बार, ठीक है ना। चलिए, सिल्क दैट केम फ्रॉम इनसाइड दियर बॉडी, द सिल्क कम आउट एज वेरी थिन लिक्विड थ्रेड्स, एज सुन एज अ थ्रेड टचेज द एयर इट हार्डन। अब देखिएगा आप लोग, आप देख रहे हो कि जब वर्ब के फॉर्म पे हम लोग ध्यान देते हैं तो पास्ट की भी बात की जा रही है और प्रेजेंट के भी दोनों दो वर्ब का फॉर्म लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखो बात किसकी की जा रही है, बात एक स्पाइडर की जा रही है। ठीक है, उसके कुछ क्वालिटीज की बात की जा रही है। इसका मतलब हम समझे कि एक फैक्ट्स की बात की जा रही है, एक फैक्ट्स की बात की जा रही है। तो फैक्ट्स को हम लोग हमेशा किस में कंसिडर करेंगे, प्रेजेंट में। आपको बताया गया था बहुत अच्छे से टेंस में कि कोई भी फैक्ट्स की बात करेंगे, फैक्ट्स मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, एक साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, फिलोसफिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, किसी भी तरीके का फैक्ट हो, फैक्ट को हम लोग ऑलवेज एंड डेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट में ही लिखेंगे। ये आपको बताया गया था ना। चलिए, तो स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल? बिल्कुल ठीक कहा, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब का फॉर्म भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए ना। तो बताओ स्पिन सिंगुलर है या स्पिन्स सिंगुलर है, खुद ही बताओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर स्पिन्स सिंगुलर है। ठीक है, आपको ये चीज बताया गया था कोई भी वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वो होता प्लूरल है। इनफैक्ट जब उसमें आप एस या ईएस सफिक्स करते हो तब वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सर प्ले जो वर्ड है प्ले सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप लोग, प्लूरल है। ठीक है, जब आप इसमें एस लगा दोगे तब ये हो जाएगा सिंगुलर। यही वजह है कि हम लोग लिखते हैं बी प्ले और लिखते हैं सी प्लेज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो स्पाइडर की बात करें तो बताओ यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ, स्पिन ना हो करके क्या होना चाहिए सर, स्पिन्स होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ में आए। इसका मतलब अब हम पूरा का पूरा सीक्वेंस को किस में लेके चलेंगे, प्रेजेंट में लेके चलेंगे। मतलब हमें फोकस सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे करना है, बस वही कॉन्सेप्ट है। दिखा गया ऑफ दैट सिल्क केम फ्रॉम। देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लाइन में, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे बात किया गया क्या, स्पिन्स मतलब प्रेजेंट की बात की गई, और आगे आपको दिखाई दे रहा है क्या, सेकेंड फॉर्म। तो बताओ एक ही लाइन में प्रेजेंट भी और पास्ट भी, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट का ही सीक्वेंस जा रहा है, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब आप इसको प्रेजेंट में लेकर जाओगे तो क्या लिखना होगा, कम्स। प्रेजेंट में केम का प्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, कम्स, सिंगुलर है इस वजह से। समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए तो कम्स हो गया, कम्स फ्रॉम इनसाइड देयर बॉडी, द सिल्क कम आउट एज वेरी थिन लिक्विड। देखिए द सिल्क, अब यहां से फिर से सिल्क की बात की जाए तो इसको सिंगुलर कंसीडर करोगे, प्लूरल ऑब्वियसली सिंगुलर है, तो सिंगुलर होना तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो कम ना होकर के क्या होना चाहिए सर, कम्स होना चाहिए। ठीक है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। चलिए, वेरी थिन लिक्विड थ्रेड्स एज सून एज अ थ्रेड टचेज द एयर, टचेज द एयर। ये टचेज बोलना तो बिल्कुल सही हुआ ना, प्रेजेंट की बात की जा रही है। लेकिन आगे लिखा गया द एयर इट हार्डेंड। हार्डेंड तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, लेकिन हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब इसे फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें हार्डेंस करना होगा। इस हार्डेंड को क्या करना होगा,
हार्डेंड बोलना अपने आप में गलत हुआ ना, इसे क्या कर देंगे हम लोग, हार्डेंस। मतलब सीक्वेंस हमारा तैयार हुआ। आप मीनिंग समझोगे, हम लोग एक बार पैसेज को समझते हैं। लिखा गया पैराग्राफ को, अ स्पाइडर स्पिन्स अ वेब आउट। स्पाइडर की क्वालिटी बता रही है कि स्पाइडर कैसे एक वेब को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। और सिल्क, एक सिल्क का होता है, ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है। द सिल्क कम्स आउट एज वेरी थिन लिक्विड। जब वो उस लिक्विड को एक लिक्विड के फॉर्म में उसके बॉडी से वो वेव बाहर निकलता है, ठीक है। ये क्वालिटी भी आपको पता चल गई, ठीक है। थ्रेड्स एज सुन एज द थ्रेड, एज सुन एज द थ्रेड, सॉरी यहाँ पे देखोगे एक चीज और मिसिंग था क्या, इस एक डिटरमाइनर की जगह पे क्या होना चाहिए, द, क्योंकि इस थ्रेड को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस पहले कर दिया गया, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे डिटरमाइनर ए ना होकर क्या होना चाहिए, तो समझे। अभी कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जब काउंटेबल नाउन को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को एक बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब तो ए थ्रेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर से इंट्रोड्यूस किया गया सेम तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, इसी वजह से हम लोग डिटरमाइनर द का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या बन गया, एज सुन एज द थ्रेड टचेस द एयर इट हार्डन्स। और जैसे ही वो लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे स्पाइडर का जो जाल होता है वो कैसे बना हुआ होता है। चलिए तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा ये एडिटिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मिसिंग कभी कभी होता है आपके, इसमें तो कुछ गलत लिखा हुआ है ना, कुछ रॉन्ग लिखा हुआ, आपको करेक्ट करके लिखना है। लेकिन नीचे वाले में क्या करना है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वर्ड आपका मिसिंग दिया हुआ होगा, ठीक है ना। कुछ रॉन्ग नहीं लिखा हुआ, एक वर्ड मिस कर दिया गया, कहीं से गायब कर दिया गया। आपको वो वर्ड को पहचानना होता है कि कौन सा वर्ड यहाँ से गायब है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे पता चलता है। लिखा गया आई वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर लॉन्ग जर्नी। आई वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर लॉन्ग जर्नी। देखिए पढ़ोगे ना जब स्पीड में तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं लगेगा। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना पढ़ने की, ठीक है, जब आपकी रीडिंग हैबिट होगी तब आप जैसी लाइन से गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है। आपको पता चल जाएगा कि एहसास हो जाता है, ठीक है, जब आपके पास कोई चीज की प्रैक्टिस होती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे किस चीज का मिसिंग है, आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी। क्या बोला गया, आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी। समझ गए आप लोग, यहाँ पे यानी कि मिसिंग में क्या है, ए, और पहले वाला वर्ड क्या था, आफ्टर, और बाद वाला वर्ड क्या है, लॉन्ग। ऐसे एग्जाम में आपका दिया होगा, ठीक है। तो ए यहाँ पे हम लोग चूज किए। आगे लिखा गया आई ड्रोव लिटिल केयर। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा सेंटेंस पढ़ने में आपको, आई ड्रोव लिटिल केयर, ठीक है। वो बंदा जो है जर्नी से रिटर्न हो रहा था होम, और वो क्या कर रहा था, बिल्कुल ही केयरलेसली ड्राइव कर रहा था। यहाँ पे लिटिल एंड अ लिटिल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सर, ठीक है। लिटिल एंड अ लिटिल, देखो एक डिटरमाइनर लगने से सेंटेंस के मीनिंग पे बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ठीक है। लिटिल अगर बात करें तो लिटिल नेगेटिव है, लेकिन अ लिटिल की बात करें तो अ लिटिल पॉजिटिव सेंस तैयार करता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे बाय द वे क्या होता है कि आईसीयू से, ठीक है, आईसीयू में कोई भी बंदा एडमिट है और डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकलता और डॉक्टर क्या बोलता, देयर इज लिटिल चांस ऑफ रिकवरी। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, देयर इज लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, तो बोलने का मतलब बचने के चांसेज नहीं है, ठीक है, रिकवर होने के चांसेस नहीं है। लिटिल, देखो नॉट नहीं यूज किया गया सेंटेंस में, लेकिन फिर भी सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है। देयर इज लिटिल चांस ऑफ रिकवरी मतलब रिकवर होने के चांस नहीं है। लेकिन अगर जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, इसका मतलब रिकवरी के चांसेस हैं। अ लिटिल जब यूज करोगे तो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन लिटिल यूज करोगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आई ड्रोव लिटिल केयर, आई ड्रोव विथ लिटिल केयर, मतलब बिल्कुल केयरलेसली ड्राइव कर रहा था वो बंदा, ठीक है ना। आई ड्रोव विथ लिटिल केयर, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, सडनली आई हर्ड नॉइज। सडनली आई हर्ड नॉइज, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है आपको, नॉइज, दिस टाइप ऑफ नॉइज। क्या ए नॉइज आप लोग बोल सकते हो क्या, नॉइज के पहले ए लग सकता है कभी भी, कॉमन सेंस की चीजें नहीं, अनकाउंटेबल है ना। क्या बोलोगे, आई हर्ड सम नॉइज, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें आपको कैसे क्लियर होगी, तो बहुत बार बार आपको एक ही चीज बोला जा रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इसका कोई ये नहीं है, ठीक है, कि एक चीज आपको रटा दिया गया कि इसके कितना भी आप बैठ के कॉन्सेप्ट रटते रह जाओ, ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप गो थ्रू क्वेश्चन से नहीं करते हो, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोला गया, आई हर्ड सम नॉइज कमिंग द इंजन। देखिए कमिंग द इंजन, नॉइज कहीं से आ रहा होगा, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द इंजन, ठीक है ना। क्या बोला गया, कमिंग फ्रॉम द इंजन, जो नॉइज इस ड्राइवर को सुनाई दिया वो कहां से आ रहा था, इंजन से था, कमिंग फ्रॉम द इंजन। आपको बताया गया था जब इनिशिएशन की बात की जाएगी, ठीक है, किसी चीज का, जैसे आप बोलते हो फ्रॉम दिल्ली टू पटना, फ्रॉम दिल्ली टू पटना, मतलब दिल्ली आपका इनिशिएशन पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट आपका क्या है, पटना, समझ रहे हो। तो यही बोला गया, आवाज सोर्स कहां था, सोर्स की बात करेंगे तो वहां पे लोग फ्रॉम यूज करेंगे, सोर्स था वो इंजन, इस वजह से यहाँ पे यूज किया गया फ्रॉम द इंजन, ठीक है ना। एंड सून द कार केम टू द
केम टू द हॉल्ट। देखिए यहाँ पे 4 ब्लैंक था, ठीक है, तो 4 सब में हम लोगों ने फिल कर दिया, फ्रॉम यहाँ पे होगा, ठीक है। आपको ये भी एग्जाम में दिया होगा, जिस लाइन के सामने ब्लैंक दिया होगा ना, एरर उसी में होता है, ठीक है। आप नीचे वाले में मत ढूंढने लगना, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया मतलब ये सही है, ओके। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें बिफोर और आफ्टर भी आपको लिखना होता है, ठीक है। तो बिफोर क्या था, ड्रोव था, इसके बाद क्या था, लेटिव, है ना। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ इसके पहले क्या था, हर्ड, ठीक है, और इसके बाद में क्या था, नॉइस। इस तरीके से आप समझ रहे हो, ठीक है। इसके पहले क्या था, कमिंग फ्रॉम द, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको एडिटिंग एंड ओमिशन का कॉन्सेप्ट, मिसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूरे पैराग्राफ से गो थ्रू करना पड़ता है, आपको समझना होता है कि सीक्वेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। उसके बाद डिटरमाइनर्स का कॉन्सेप्ट और टेंस का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है, ठीक है ना। इसी पे पूरा का पूरा रहता है। और प्रिपरेशन का तो कुछ कहना ही नहीं, ठीक है, वो तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। ऐसा जिस फिक्स्ड प्रिपरेशन की बात करें तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके माइंड में रहेगा कि इसके साथ हम लोग ये प्रिपरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और तो कुछ कॉन्सेप्ट पे आधारित भी प्रिपरेशन होता है, ओके। तो प्रिपरेशन की भी हम लोग इस स्पेशल क्लास करेंगे, ठीक है ना। प्रिपरेशन का सारा कॉन्सेप्ट, जैसे मॉडल्स को कवर कर दिया गया, ऐसे प्रिपरेशन को कवर करेंगे, ओके। तो ये आपको एडिटिंग कमीशन समझ में आया। अब हम लोग एक अरेंजमेंट को सॉल्व करने की अप्रोच, पारा जंबल्स की अप्रोच को देखते हैं, ओके। तो एक नजर देखो, प्रोसीड करते हैं, ओके। जब पारा जंबल्स यानी अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को देखोगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए इसे सॉल्व करने की। चलिए, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है, बीच बीच में देखोगे हर एक वर्ड के बीच में क्या स्लैश किया हुआ है, बिल्कुल वर्ड को उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। आपको इसको सही अरेंजमेंट करना होता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो आप ऐसे देखोगे तो सेंटेंस का स्टार्टिंग एक सब्जेक्ट से होगा, एक वर्ब का, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो आप पहले सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच अगर बताया जाए ना, तो आप फोकस करोगे वर्ब पे। किस पे फोकस करना है आपको, सेंटेंस के जो भी यूज हुआ है वर्ब पे, ठीक है। जब आप वर्ब पे फोकस करोगे ना, तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि वो इसमें यूज होने वाला सब्जेक्ट वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर इसमें वर्ब की बात करें तो वर्ब इसमें यूज हुआ है क्या, आर, ठीक है। आप देख रहे हो क्या यूज हुआ है, आर। तो ये फोकस कर लिए तो आपको ये कम से कम पता चल गया ना कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। क्यों, क्योंकि प्लूरल वर्ब यूज किया गया, समझ रहे हो आप लोग। तो जब ये प्लूरल है तो आप प्लूरल सब्जेक्ट को ढूंढोगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट हमको एक ही दिखाई दे रहा है, क्या देख रहे हो खुद ही, एक ही हम एक चीज पता की तो दूसरा चीज अपने आप पता चल रहा है, क्या दिख रहा है, कैलोरीज, ठीक है। कैलोरीज प्लूरल है तो लिख दो शांति से, कैलोरीज आर, हो गया सही। अब देखो कैलोरीज होती क्या है, तो कैलोरीज मेजरमेंट होती है, किस चीज की, ठीक है। देखो कैलोरीज आर मेजरमेंट, देखिए कैलोरीज आर मेजरमेंट, किस चीज की मेजरमेंट होती है, ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का, ठीक है ना। कैलोरीज आर द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट फूड्स, देखिए प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट फूड्स, ठीक है। देखिए आप लोग बस एक क्लू को आप लोग पकड़ लोगे ना, बस एक क्लू पकड़ लोगे, आप वर्ब पकड़ लिया, उसके बाद सब्जेक्ट अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो सेंटेंस बिल्कुल ही सिंपली बन जाता है, ठीक है। जैसे देखिए एक ही वर्ब को हमें पता चला आर है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट पे फोकस किए, प्लूरल सब्जेक्ट कैलोरीज था, फिर लिख दिए कैलोरीज होती क्या है, तो मेजरमेंट होती है, किस चीज की मेजरमेंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी की। एनर्जी हमें मिलती है कहां से, फूड से, ठीक है। तो सेंटेंस बन गया कैलोरीज आर मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट फूड्स, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आओगे, तो इसमें भी आप फोकस करोगे किस पे, सबसे पहले वर्ब पे। देखिए आप क्या होता है कि ये पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक सेंटेंस दूसरे से रिलेटिव होगा, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पे देखोगे बात किया जा रहा है किस चीज का, एनर्जी का, ठीक है ना। अब ओवरवेट गेट पीपल टेक इन, इस टाइप का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखो सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट पहले ढूंढोगे तो सब्जेक्ट ढूंढना मुश्किल है, सबसे पहले फोकस किस चीज पे करना है, वर्ब पे, ठीक है ना। गेट आपका वर्ब लिखा हुआ है प्लूरल, तो जब ये प्लूरल लिखा हुआ है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए सर, प्लूरल होना चाहिए ना। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे, बताओ हम लोग कैलोरीज फूड ऑब्टेन करते कौन है, लोग ही तो करते, इसका मतलब पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी वजह से वर्ब भी प्लूरल लिखा गया है गेट, ठीक है। जैसे देखिए तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पीपल गेट ओवरवेट, क्या बोला गया, पीपल गेट ओवरवेट, ठीक है। ओवरवेट कब हो जाते हैं, जब वो ज्यादा अमाउंट में कैलोरी ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम ही चीज है, पीपल गेट ओवरवेट व्हेन, देखिए अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा, ठीक है। पीपल वेट ओवरवेट व्हेन, तो व्हेन दे क्या करते हैं वे लोग, ऑब्टेन करते हैं ना। देखिए व्हेन दे टेक इन, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया टेक इन, व्हेन दे टेक इन
मोर कैलोरीज, क्या बोला गया सर, मोर कैलोरीज ले लेते हैं देन दे यूज अप इन डेली एक्टिविटीज, दे यूज अप इन डेली एक्टिविटीज। देखिए बहुत ही सिंपली बन गया। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको पता करना होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में आप सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर आपको अपने आप आगे लॉजिक पता चलता जाएगा, आप लिखते चले जाओगे सेंटेंस को, ठीक है। तो सेंटेंस बन गया क्या, पीपल गेट ओवरवेट, पीपल क्या हो जाते हैं, अपने ओवरवेट हो जाते हैं, ज्यादा वेट हो जाता है उनका, व्हेन दे टेक इन मोर कैलोरीज, ज्यादा कैलोरी ले देते हैं, देन दे यूज अप इन डेली एक्टिविटीज, ठीक है। अगर कोई इंसान ज्यादा खाना खा लेता है, ठीक है ना, ज्यादा फैट का यूज करता है, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा, है ना। चलिए अब थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, फिर से एनर्जी की बात की जा रही है। अब देखोगे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक ही वर्ब क्या है, सिंगुलर इज, एक ही वर्ब आपको दिखाई दे रहा है इज, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। बात एनर्जी की जा रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट एनर्जी ही होगा। देखिए द स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी या एक्स्ट्रा एनर्जी, बताइए। आप जानते हो बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है ना, आप जानते हो ये चीज, साइंस में भी पढ़े हो, तो क्या बोलोगे, द एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है ना। और देखो थोड़ा सा ऑटी नॉलेज भी अगर होता है ना, जैसे अगर साइंस से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ आपके पास दिया हुआ है, तो आपको अगर उस टॉपिक का नॉलेज है तो आप ऐसी सेंटेंस बना दोगे, ठीक है ना, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि यही होगा, ठीक है। तो अगर साइंस पे आ जाता है कुछ, बाय द वे कुछ और टेक्नोलॉजी पे आ जाता है, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है तो आप आसानी से ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। द एक्स्ट्रा एनर्जी इज स्टोर्ड, देखिए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, देखिए इन द फॉर्म ऑफ फैट, सिंपली बन गया ना। चलिए लास्ट सेंटेंस आपके पास लिखा गया, इसको अरेंज करोगे। देखिए अब सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले क्या ढूंढना है, वर्ब को, वर्ब पे फोकस करोगे। देखिए वर्ब हमको एक ही दिखाई दे रहा है, रिक्वायर्स, एक ही वर्ब दिखाई दे रहा है ना आपको, रिक्वायर्स। अब इस रिक्वायर्स की बात करें तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, बिल्कुल ठीक का, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए ना। जब सिंगुलर होना चाहिए तो क्या लिखोगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। एक्सपेडिशन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन आप लोग समझते हो क्या होता है, ए लॉन्ग जर्नी, ठीक है, लॉन्ग जर्नी एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे मॉनिटरिंग करना, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ना, ये भी एक एक्सपेडिशन है। लॉन्ग जर्नी किसी पर्पस के लिए, ठीक है ना, कोई रीजन होता है, ठीक है। तो आप सेंटेंस क्या बनेगा, एक्सपेडिशन किस चीज का, मॉनिटरिंग एक्सपेडिशन, किस चीज का, मॉनिटरिंग एक्सपेडिशन रिक्वायर्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना, मॉनिटरिंग एक्सपेडिशंस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केयरफुल प्लानिंग, ठीक है ना। A monitoring expedition requires a lot of careful planning. A lot of भी हो सकता है, एग्जाम में lots of भी हो सकता है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, a monitoring expedition, a mountaineering, ठीक है, a mountaineering expedition requires a lot of careful प्लानिंग। समझ गए आप लोग कैसे बना सेंटेंस जो, ठीक है, आपकी अप्रोच समझ में आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल या अरेंजमेंट को सॉल्व करने का सबसे पहला अप्रोच क्या है, आपको फोकस वर्ब पे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको वर्ब को ढूंढना है, वर्ब अगर आइडेंटिफाई कर लिए प्लूरल एंड सिंगुलर, उसी के आधार पे आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ओके। तो आपको ये तीनों का फिलर सॉल्व करने के अप्रोच, एडिटिंग, ओमिशन एंड अरेंजमेंट के अप्रोच आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये तो सिर्फ ओवरव्यू था कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया। हम लोग करेंगे क्या, जैसे डिटेल में तो ये सब टॉपिक को आपको बनाया गया, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, ठीक है ना, टेंसेस का, वर्ब्स का, ये सब बिल्कुल पढ़ा दिया गया है डिटेल में, है ना। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, क्या भाई फिलर का एक पार्टिकुलर क्लास करना है, इसमें हम लोग 20 फिलर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 20 फिलर्स अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे। तो उसमें होगा क्या कि जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में आएगा, बिल्कुल ही अगर बताओ उतना कॉन्सेप्ट जब आप कवर कर लेते हो तो न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं ना बन के आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो ये फिलर का भी, एडिटिंग का, अरेंजमेंट का सारा कॉन्सेप्ट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक पार्टिकुलर क्लास फिलर की, एक पार्टिकुलर क्लास अरेंजमेंट की और एडिटिंग की, ठीक है ना, सबकी पार्टिकुलर क्लास होगी। तो बिल्कुल आप एकदम 12 आउट ऑफ 12 एग्जाम में आपको करना है। और देखो एक थोड़ा सा लॉजिक, सिंपल सा चीज है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जब आप ये 12 में 12 सही करके आओगे तो बिल्कुल ही आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। अब राइटिंग सेक्शन की बात करें तो आप कितना भी अच्छा लेटर लिख लो, लिटरेचर में कितना भी अच्छा आंसर ले लो, कहीं ना कहीं आपका मार्क्स कट कर लिया जाएगा, ठीक है ना, कहीं भी मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन आप इसकी बात करोगे तो ऑब्जेक्टिव में जब आपका क्वेश्चन सही है तो टीचर के पास पावर थोड़ी ना कि वो काट ले मार्क्स को। अगर आपका 12 मार्क्स का सही है तो 12 आउट ऑफ
12 दिया जाएगा और बिल्कुल ये मार्क्स को इनहेंस करता है, ठीक है ना स्टूडेंट। जिस स्टूडेंट्स की पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन 12 मार्क्स एकदम सही होता है ना, मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में आप मिलेंगे, बहुत हो गया आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।